मुजरिम की जात नहीं होती, गुनहगार का नहीं होता है कोई ईमान। अपराध के स्याह किरदारों से तभी उठता है पर्दा जब तफ्तीश के उजाले से रोशन होता है जहान। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं तफ्तीश। जब सजने लगे मंच, जब सजने लगे मैदान और सफेद लकदक कपड़ों में जनता के बीच नजर आने लगे नेताजी महान, तो समझो चुनाव आ गया। जी हां, 5 सालों में एक बार नेताजी लोकतंत्र की परीक्षा देते हैं, लेकिन उस परीक्षा को पास करने का दम वो किसके बूते भरते हैं, ये आज आप पहली बार ईटीवी पर देखेंगे। यूपी में होगी बुलेट की बरसात। बैलेट नहीं, बुलेट से होगी बात। इलेक्शन से पहले बंदूक राज, हथियारों से लोकतंत्र पर हमला, अधिकारों पर बंदूकों का पहरा। पिस्टन, कार्बाइन, बारूद और गोली बंद करेगी हर विरोध की बोली। चुनावों में जब्त होगा जनतंत्र। देखिए चुनावों से पहले यूपी का गणतंत्र। जी हां, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, यूपी की आवाम देखिए, सभी खासोआम देखिए, सूबे की सरकार देखिए, सरकार के सरदार देखिए, बूढ़े देखिए, बच्चे देखिए, नेता देखिए, वोटर देखिए, देखिए, क्योंकि ये चुनावों से पहले लोकतंत्र की वो लहलहाती फसल है जो आपके यूपी के खेतों में बम, गोले और बंदूक की शक्ल में उपज आई है। मेरठ के जिन खेतों में किसान कल तक गन्ने की फसल उगाता था, उन खेतों में अब चुनावों से पहले बंदूकों की जबरदस्त बुआई चल रही है। बुआई इसलिए ताकि इस जनतंत्र की जुबान जब्त की जा सके। चुनाव शुरू होने वाला है, क्या तैयारी है इस बार चुनाव के? हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पे जो भी ऑर्डर आते हैं वो जेल से आते हैं, और जो हमारे आका हैं ऊपर जेल के अंदर, उनके ऑर्डर के अनुसार हम काम करते हैं। और पंजाब पहले इलेक्शन है, पंजाब में लड़के पहले भेजने हैं, और लड़के तो हमारे काफ़ी जा चुके हैं, लेकिन दिक्कत एक पड़ रही है, हमारे जो लड़के और जाने हैं वो हथियार की अंदर नहीं हो पा रहा, और जब हथियार नहीं मिल पा रहा तो उससे हमें लेट होना पड़ रहा है उस लड़कों को। सुना आपने, हथियारों के ये सौदागर लोकतंत्र को लूटने की कितनी खतरनाक साजिश रच रहे हैं। कल जब यूपी के वोटर अपने घरों से वोट डालने निकलेंगे तो उनके बैलेटों पर इनके बुलेटों का खौफ मंडरा रहा होगा। न जाने इन बंदूकों की नली से निकली कौन सी गोली किसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि सूबे की किस गली, किस मोहल्ले और बूथ पर ये हथियार हाहाकार बनकर टूटने वाले हैं। अंदर से जो फोन आ रहे, किस किस पार्टी के लिए फोन आ रहे हैं? बूथ कैप्टन के? बसपा हो, कोई हो, जोर से पार्टी को ऑर्डर आते हैं उसी का हमें काम करना पड़ता है। सपा बसपा हो, कोई सी हो, बसपा है, सपा है, जो भी बसपा का सपा का दोनों का ऑर्डर है इस टाइम। सफेदपोश सियासतदानों के सिर्फ एक इशारे पर हथियारों के ये सौदागर लोकतंत्र के इस उत्सव को लाल खून से लहूलुहान करने का इरादा रखते हैं। सोचिए, जब इन नकाबपोशों के इरादे इतने खतरनाक हों तो चुनावों में ये किस कदर कोहराम मचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून की नाक के नीचे चल रही हथियारों की ये फैक्ट्री इकलौती हो, बल्कि सिर्फ मेरठ के इस इलाके में ही अवैध हथियारों की दर्जनों दुकानें चल रही हैं, जहां नेताओं को चुनाव में दहशत और डर पैदा करने का रेडीमेड फॉर्मूला सरेआम बेचा जा रहा है।
और बूथ कैप्चर करने के बाद हमें इलेक्शन जिताने के बाद ही हमें उतना ही अच्छा उतर कर देता है। और इसी बात योजना की बात हर उसकी बात है, हर उसकी बात है। जो भी मतलब जिस भी इलेक्शन होता है, जो सीटों में ये इतनी 12 में 30 दिन काम चलता है। ये काम तो ये कोई अभी का काम नहीं, इलेक्शन का हमारा काम तो वैसे सदा बाहर है, सदा चलता है। लेकिन इस टाइम इलेक्शन में हमें जोर हो गया और पैसे की बंदी होने से हमारा रेट बढ़ गया और हमें आगे डिमांड भी बढ़ानी पड़ी। हरीश शर्मा, ईटीवी न्यूज, मेरठ। लोकतंत्र को गणतंत्र के सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन सफेद लिबास में काली सियासत करने वाले नेताओं के बूते उत्तर प्रदेश में गणतंत्र अपनी जड़ें जमा रहा है। तू तू मैं की बातें करने वाले ये सियासतदान भले ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें, लेकिन असलहों के दम पर लोकतंत्र का अपहरण करने की ताकत देने वाले मौत के सौदागर जब जुबान खोलेंगे तो यकीन मानिए भेड़ और भेड़िए में फर्क करना आपके लिए भी एक चुनौती ही होगी। यकीन नहीं होता तो देखिए। गन्ने के खेतों में हथियारों का जखीरा जो आप देख रहे हैं, यह कोई खिलौने नहीं है, बल्कि ये इस गंदे धंधे की महज एक छोटी सी कड़ी भर है। बात करें मेरठ की तो यहाँ के किठौर थाना इलाके का गांव राधना अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता है। हथियारों के सौदागर ने इस धंधे के जो राज उजागर किए हैं, उसके मुताबिक इस काम में खादी के साथ खाकी की पूरी मिलीभगत होती है, इसलिए चुनावों से पहले इनकी खूब चांदी होती है। ऐसे में इस वक्त अवैध हथियारों का ये काला धंधा खूब फल और फूल रहा है। अवैध हथियारों के नाकाओं की माने तो ये किसी पार्टी के नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा जानते हैं और उसके बदले गोली की बोली बोलने में माहिर हैं। बावजूद इसके यहाँ के सियासतदान एक दूसरे के कुर्ते को ही काला कहने में लगे हैं। असलहा की अवैध फैक्ट्री पकड़ा जाना और असलहा का बरामद होना उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का परिणाम है। जब से चुनाव आयोग ने कमान संभाली है, उसके बाद से ये बरामदगी शुरू हुई है। इसका मतलब है कि ये समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र था। अव्यवस्था फैलाकर, अपराध बढ़ाकर, आतंक और दबाव कायम करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र था। सियासतदानों का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि खाकी इन काले धंधे के काले कारोबारियों के बारे में कुछ नहीं जानती। चुनाव से पहले इन पर नकेल कसने की खासी तैयारी की गई है। इलाके के नामी बदमाशों पर एहतियातन नजर रखी जा रही है। पुलिस की कड़ाई में अवैध हथियारों का बड़े से बड़ा जखीरा भी आए दिन पकड़ा जा रहा है। लेकिन चुनावों में दहशत फैलाने का ये प्लान इतना बड़ा है कि अभी भी इस काले धंधे के कई कारोबारी लोकतंत्र को लूटने का जाल बिछाने का इरादा रखते हैं। हालांकि आला अफसरों की माने तो चुनावों से पहले खाकी इनके सारे इरादों को नेस्तनाबूद कर देगी। अवैध असलहों के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी से जो रडार पे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार प्रयत्नशील हैं कि जितना जल्दी हो जो अवैध असलहों का व्यापार कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा असलहे बरामद किए जाएं। ये लगातार प्रयत्न चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। भले ही पुलिस लाख दावे करे, लेकिन चुनावों से पहले अवैध हथियारों का ये गोरख धंधा पुलिसिया नाकामियों का ही नतीजा है। हरीश शर्मा, ईटीवी न्यूज, मेरठ। गणतंत्र के बूते कैसे बनाया जा रहा है लोकतंत्र में जीत का प्लान, यह आपने देख लिया। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी निगाहों के सामने होंगे मासूम से दिखने वाले दो बेदर्द कातिल। रंजिश का जहर जब दिलो दिमाग में घुल जाता है तो उसका अंजाम पहले से तय होता है।
गुनहगार चाहे कितनी भी शातिरी क्यों ना कर ले, जुर्म का जहर शिकार और शिकारी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। वो दोनों भी सलाखों के पीछे इसी आजमाए हुए सच की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, अब तो देर हो चुकी है। पहले तो उन्होंने मौत का तमाशा खेला, लेकिन शायद वो भूल गए कि जब तफ्तीश की रोशनी उनके करतूतों के परखच्चे उड़ाएगी तो वो चाहकर भी लोहे के पिंजरे से अपने पंख फड़फड़ा नहीं पाएंगे। दिन 25 जनवरी, जगह गाजियाबाद का संजय नगर, सेक्टर 23। वारदात मर्डर, मकसद बदला। जी हां, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जब बीते 25 जनवरी को सरेराह विशाल नाम के एक नौजवान की हत्या कर दी गई तो पहले से ही अपराधियों के हाथों त्रस्त गाजियाबाद पुलिस के पसीने छूट गए। सूबे में चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने और पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दावे हवा हो गए। पुलिस के लिए समझना बेहद मुश्किल हो गया कि आखिर बेखौफ अपराधियों ने शहर के बीचों बीच कविनगर जैसे इलाके में दिन दहाड़े मर्डर जैसी संगीन वारदात अंजाम दी तो कैसे। जाहिर है पुलिस दबाव में थी, लिहाजा पुलिस के आला अधिकारियों ने फौरन तफ्तीश का जिम्मा महकमे के काबिल अफसरों के हाथों सौंपकर जल्द से जल्द इस हत्याकांड से पर्दा उठाने का दबाव बना दिया। इसके बाद जैसे ही तफ्तीश का सिरा उधड़ना शुरू हुआ, सीधे साधे दिखने वाले इन दो कातिलों के साथ साथ कई महीनों से चल रहे इंतकाम की कहानी और क्रिमिनल केस के इन अहम किरदारों का पूरा इतिहास पलटकर सामने आ गया। मगर वहाँ के एरिया में एक तो सीसीटीवी की फुटेज की हमें मदद मिली, इसके अलावा मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के मदद से हम लोग इनको ट्रेस कर पाए और इनके पास से आला कत्ल भी बरामद किया गया है और इन्होंने अपने जुर्म को स्वीकार किया। दरअसल हत्या का यह संगीन मामला कुछ और नहीं, बदले की आग में जल रहे निशांत और निखिल नाम के इन दो नौजवानों की करतूत थी। इन दोनों ने ही अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बीते दिनों विशाल नाम के एक नौजवान को गाजियाबाद के कविनगर इलाके में मौत के घाट उतारा था। हालांकि इन दोनों ने वारदात अंजाम देने के दौरान तमाम शातिरी अपनाई, लेकिन संजय नगर के सेक्टर 23 में जिस जगह इन दोनों ने गुनाह अंजाम दिया, वहां पड़े सबूतों से लेकर इनकी हिस्ट्री ने केस को उधेड़ कर रख दिया। मारा था तुमने उसे? नहीं, वो मैं मारा। किस लिए? वो हमारे पीछे लग रही थी। अच्छा, उससे पहले कोर्ट में कितनी बार तुम्हारी हॉट टॉक हुई है? क्या लड़ाई होती थी? क्यों? 6 तारीख को मुझे गाली उतारे। 6 तारीख को? 6 जनवरी को तारीख थी, उससे हुआ था। मारा क्या गाली की वजह से? नहीं, मेरे पीछे भी लगे। अच्छा, तुम्हारे पीछे लगा हुआ था वो? उसने कोई बदमाश लगा रखे थे तुम्हारे पीछे? देखिए उस टाइम तो किसी का नाम ही पता नहीं था, सभी अज्ञात में दर्ज किया गया है। ऐसे कयास लगा जा रहे थे कि 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, मगर जब ये घटना पूरी सही वर्कआउट हुई है और इसका वेरिफिकेशन भी हमने अपने एविडेंस के आधार पर किया है, ये 2 लोग उसमें पाए गए। निशांत और निखिल नाम के ये दोनों गुनहगार भले ही दिखने में मासूम से लगते हैं, लेकिन इनके बेहद खूंखार होने का सबूत पुलिस के हाथों लग चुका है। जाहिर है तमाम सबूतों के मद्देनजर अदालत इन्हें इनके किए की मुकम्मल सजा देगी। गाजियाबाद से अमित राणा, ईटीवी न्यूज। पुणे शहर की पहचान बदल रही है। बीते महीने की रिपोर्ट कुछ कह रही है। क्या है उस खूबसूरत शहर की बदसूरत सी तफ्तीश, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बस देखते रहिए तफ्तीश। केरल की रहने वाली रसीला की मौत अब कोई अनसुलझी पहेली नहीं है। कातिल सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन रसीला की हत्या के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये उन दावों की भी मौत है जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर करती हैं।
तो क्या रसीला की मौत के बाद अब कुछ बदलेगा या फिर हम अगली वारदात तक फिर से चुप्पी ओढ़ लेंगे? बीते रोज तक पुणे में इंफोसिस के इस दफ्तर में केरल की रहने वाली रसीला की हत्या के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा था। पुणे से लेकर मुंबई तक पुलिस और पुलिस की खुफिया टीम उस कातिल का सुराग लगाने में जुटी थी जिसने देश की नामी आईटी कंपनी इंफोसिस के दफ्तर में घुसकर 9वें माले पर रसीला की बेदर्दी से हत्या कर दी थी। हालांकि शुरुआती जांच के दौरान ही यह साफ हो गया था कि रसीला की हत्या उसी आरोपी सिक्योरिटी गार्ड ने की है जो आखिरी बार 9वें माले पर देखा गया था। और यकीनन कातिल के इसी कदम ने उस शक को पुख्ता कर दिया कि रसीला का हत्यारा कोई और नहीं, इंफोसिस के दफ्तर में काम करने वाला यही सिक्योरिटी गार्ड भावेन सैकिया है। पुणे को क्या हो गया है? 1 महीने में 2 आईटी प्रोफेशनल्स का कत्ल। पुलिस के मुताबिक 25 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर रसीला की हत्या के पीछे आरोपी का खतरनाक इरादा था। पुलिस फाइल में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक केरल के कोझिकोडे की रहने वाली रसीला को आरोपी काफी दिनों से परेशान कर रहा था। इससे परेशान होकर रसीला ने आरोपी को चेतावनी भी दी थी और उसे धमकाया था कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो उसकी शिकायत अपने बॉस से करेगी। पुलिस की माने तो बावजूद इसके सिक्योरिटी गार्ड भावेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और रविवार की शाम जब रसीला ऑफिस की 9वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम में अकेली थी तब आरोपी ने उसे अकेला पाकर फिर उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि मुझे कंप्यूटर सिस्टम्स के कोड नोट करने हैं, इसीलिए तुम अपने एक्सेस कार्ड के जरिए मुझे अंदर आने दो, मैं कोड लिखकर वापस चला जाऊंगा। पुलिस की माने तो केबिन के अंदर आने के बाद भावेन ने रसीला को धमकी देते हुए कहा कि वो उसकी शिकायत अपने बॉस से ना करे, लेकिन रसीला नहीं मानी। इसके बाद भावेन ने कंप्यूटर केबल से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हैरानी देखिए, शाम के धुंधलके में संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद भी भावेन ने अपनी ड्यूटी पूरी की। वो ऐसा करके खुद को शक की निगाहों से दूर रखना चाहता था। पुलिस की माने तो इसके बाद भावेन वाया मुंबई अपने गांव असम भागने के फिराक में था, लेकिन तब तक पुणे पुलिस मामले को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। लिहाजा पुणे पुलिस ने फौरन मुंबई पुलिस से संपर्क साधा और ऐन मौके पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 18 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन को यहाँ पर एक इंफोसिस करके बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके 9वें माले पे एक यंग सॉफ्टवेयर लेडी का मर्डर हुआ है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था। उसके बाद में तुरंत हमारे हिंदौड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर वाइकर साहब और उनकी टीम वहाँ पे रवाना हुई। इसकी है आगे की जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें अभी तक प्राइमा फेसी हमने भावेन सैकिया ये आरोपी के तौर पे। बहरहाल पुलिस की पूछताछ में भावेन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्राइम डेस्क, ईटीवी न्यूज। बहरहाल आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन तफ्तीश का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।